नमस्कार मित्रों। कल अपन ने नर जनन तंत्र के प्राथमिक सेक्स ऑर्गन वृषण के ऊपर संपूर्ण चर्चा की थी। आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा अनलेबल डायग्राम ब्लैक बोर्ड पर बनाया हुआ है। इसे डायग्राम में नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों को नामांकित करेंगे और उनका संक्षिप्त में अध्ययन किया जाएगा। कल जो मेन ऑर्गन्स का अध्ययन किया था वो इस चित्र के अंदर यहाँ है, जिसे वृषण या टेस्टिस कहा जाता है। वृषण इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है। यह वृषण है। कल अपन ने पढ़ा कि ये वृषण कोश स्क्रोटल सेक के अंदर स्थित होते हैं। तो यह वाला जो भाग है यह है स्क्रोटल सेक, वृषण कोश। वृषण कोश इनके अंदर स्थित रहते हैं। इसके बाद में इन वृषणों से ये जो संरचना लगी हुई है ये कहलाती है अधिवृषण। अधिवृषण जिसको इंग्लिश में एपिडिडाइमिस कहते हैं। डाइमिस, एपिडिडाइमिस कहा जाता है। इस एपिडिडाइमिस के बाद में ये जो संकरी पतली नली दिख रही है तुमको, यहां से लेकर के इस मूत्राशय तक, इस संपूर्ण नली का नाम है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी इंग्लिश में इसको कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी जाकर के इस संरचना के अंदर गोलाकार संरचना में होती है। इस संरचना का नाम है मूत्राशय, या इसको इंग्लिश में कहते हैं यूरिनल ब्लैडर। और इस यूरिनल ब्लैडर के बाद में ये नली और इस सहायक ग्रंथि की दोनों नलियां आकर के इस जगह मिल रही है। इसको बोलते हैं स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी के बाद में ये जो नली है जो मूत्राशय से निकल रही है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा। ये कहलाता है मूत्र मार्ग या इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। इस मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा से 3 सहायक जनन ग्रंथियां लगी होती है। इनका नाम है शुक्राशय। शुक्राशय जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। नल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स। ये जो ग्रंथि है ये कहलाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके आगे ये जो नीचे ग्रंथि और है, प्रोस्टेट ग्रंथि की जो नीचे ग्रंथियां लगी हुई है, इन ग्रंथियों को बोलते हैं काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि। काउपर ग्लैंड्स। इसके बाद यह मूत्र मार्ग जाकर के शिश्न भाग में होता है। ये पूरा जो संपूर्ण क्षेत्र है ये शिश्न भाग कहलाता है। शिश्न
जिसे इंग्लिश में पेनिस कहा जाता है। इस प्रकार मानव के नर जनन तंत्र के ये मुख्य मुख्य भाग हैं जिनमें अपन ने पिछले वीडियो में वसन के बारे में पढ़ लिया। आज अपन बात करते हैं अधिवसन या एपिडिडाइमिस की बात करते हैं। ये जो एपिडिडाइमिस होता है यह एक अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होती है जिनके अंदर 3 भाग होते हैं, जिनमें सबसे ऊपर का जो भाग होता है अधिवसन का वो कहलाता है कैपुट एपिडिडाइमिस, बीच वाला भाग कहलाता है कार्पस एपिडिडाइमिस और जो नीचे का भाग होता है ये कहलाता है कार्डा एपिडिडाइमिस या इसको बोलते हैं पुच्छीय अधिवसन। इस अधिवसन के पुच्छीय क्षेत्र से एक पतली संकरी नली जो निकल रही है ये कहलाती है शुक्रवाहिनी। तो नर जनन तंत्र का पहला भाग वृषण, दूसरा भाग अधिवृषण, तीसरा भाग है शुक्रवाहिनी। ये फर्स्ट भाग है, ये सेकंड भाग है और ये थर्ड भाग है। शुक्रवाहिनी या एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस जो होती है वास डिफरेंस जो होती है ये अधिवृषण के पुच्छीय भाग से लेकर के मूत्राशय के पीछे से, मूत्राशय के पीछे से उदर गुहा के अंदर वक्षण नाल से प्रवेश करके पीछे के तल पर जाकर के एक फूली हुई संरचना बनाती है जिसे एम्पुला कहा जाता है। इस शुक्रवाहिनी की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है और इस शुक्रवाहिनी की जो आंतरिक स्तर होता है, इनकी परतों का जो आंतरिक स्तर होता है वो स्तर कूट स्तरित स्तंभी उपकला का बना होता है। यह आंतरिक जो स्तर है वो कूट स्तरित स्तंभी उपकला उत्तक का बना होता है और उस उपकला उत्तक में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं से एक द्रव्य स्रावित होता है और उस द्रव्य से यह संपूर्ण शुक्रवाहिनी चिकनी बनी रहती है जिससे शुक्राणु का आसानी से गमन हो सके। इसके अलावा इस शुक्रवाहिनी के आंतरिक जो पेशीय ऊतक है, इन पेशीय ऊतकों के अंदर तरंग गति होती है और उस तरंग गति से शुक्राणु आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से यह संपूर्ण शुक्रवाहिनी जाकर के अंत में एक खुली हुई संरचना में बदल जाती है जिसे एम्पुला कहते हैं। इस एम्पुला भाग से, इस एम्पुला भाग के पास में शुक्राशय की एक पतली नली आकर के खुलती है और ये दोनों भाग आपस में मिल जाते हैं। इस मिली हुई नलिका को स्खलन वाहिका एजेक्युलेटरी डक्ट कहा जाता है क्योंकि इस स्खलन वाहिका में शुक्राणु और मूत्र दोनों का गमन होता है। इस प्रकार यह संपूर्ण तीसरा भाग था शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। नर जनन तंत्र का चौथा भाग होता है सहायक जनन ग्रंथियां, जिनमें 3 सहायक जनन ग्रंथियां होती है। पहली सहायक जनन ग्रंथि कहलाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो नर जनन तंत्र के मूत्र मार्ग के आधारीय भाग पर पाई जाती है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित द्रव्य हल्का क्षारीय होता है जो इस मूत्र मार्ग को चिकना बनाए रखता है। इसके अलावा यह प्रोस्टेट ग्रंथि
संपूर्ण जो सीमन होता है उसका 25 से 30% भाग प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित स्राव के द्वारा बनता है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि के अलावा नर जनन तंत्र में दूसरी जनन ग्रंथि शुक्राशय पाई जाती है, जो संख्या में एक जोड़ी होती है और इसी शुक्राशय ग्रंथि के द्वारा एक चिपचिपा पीले रंग का द्रव्य स्रावित किया जाता है और वो द्रव्य संपूर्ण सीमन का 60% भाग बनाता है और उस द्रव्य के अंदर फ्रुक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है और वो फ्रुक्टोज शर्करा शुक्राणु को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तीसरी नर जनन ग्रंथि का नाम काउपर ग्रंथि है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे अंडाकार आकृति में एक जोड़ी पाई जाती है। इन्हीं काउपर ग्रंथियों का दूसरा नाम बल्बोयूरिथ्रन ग्रंथि है। इस बल्बोयूरिथ्रन ग्रंथि से भी स्रावी पदार्थ स्रावित किए जाते हैं, जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाए रखते हैं, चिपचिपा बनाए रखते हैं और इनसे जो द्रव्य स्रावित होता है वो मैथुन के समय योनि मार्ग को न बनाए रखता है। इन तीनों सहायक जनन ग्रंथियों के अलावा जो पांचवा भाग होता है वो होता है नर जनन तंत्र का, वो होता है यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग। यह मूत्र मार्ग मूत्राशय से लेकर के मूत्र जनन छिद्र तक फैला हुआ 15-20 सेंटीमीटर लंबी नली पाई जाती है और इस नली का अंतिम सिरा मूत्र जनन छिद्र कहलाता है। मूत्र जनन छिद्र कहलाता है और इस मूत्र मार्ग के अलावा नर जनन तंत्र का जो छठा भाग होता है वो होता है शीश्न या पेनिस। यह पेनिस मानव के उदर गुहा से बाहर दोनों वृषण कोशों के बीच में लटकी हुई बेलनाकार स्पंजी संरचना पेश की संरचना होती है। इस पेनिस का अंतिम फूला हुआ भाग ग्लांस पेनिस कहलाता है और उस ग्लांस पेनिस के ऊपर जो त्वचा पाई जाती है उसको शीर्ष मुंड छंद या प्रीप्यूस कहा जाता है।